हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न ट्यूब के आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे न्यू फार्म लॉज की और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके से इनका सॉल्यूशन हो सकता है और यूपीएससी किस तरीके से आपसे इसमें क्वेश्चन बना सकता है। तो ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। फार्मर्स का काफी इशू चला है, आपने काफी एडिटोरियल्स भी पढ़े होंगे और उसमें अपना टाइम वेस्ट किया होगा। यहाँ पे एक ब्रीफ में हम जानेंगे कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या आप उसके आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट बेसिकली कर रहे हैं और इधर से ऊपर इस पे इतना बोझा लाद दिया गया है। ऐसे में फार्मर कह रहा है कि मेरे को तो छोड़ो, आई कैन फाइट फॉर माई सेल्फ। तुम अपनी आंसर राइटिंग की तैयारी करो, अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे, तुम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। यूपीएससी आपसे इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्पाइट मेनी एफर्ट्स ऑफ elevation by the governments, farmers and the agriculture sector of India is still a concern. Discuss in the light of recent farm bills by government and suggest the suitable measures. सबसे पहले you have to grasp the question कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे। देखो, इसमें पूछा गया है कि डिस्पाइट मैनी एफर्ट्स। सबसे पहले आपने एफर्ट्स बताने हैं कि क्या क्या एफर्ट्स, मतलब आपके आंसर में ये आना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रहे हैं फार्मर्स को एलिवेट करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए। बट स्टिल देयर इज ए कंसर्न इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले आपके आंसर में ये आना चाहिए, इस पार्ट को पहले एड्रेस करना है कि व्हाट आर द मेन कंसर्न्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसके बाद आपने फार्म लॉज के बारे में बात करनी है कि हाउ दे कैन एड्रेस द एग्रीकल्चरल concerns, but still there are some lacunas. What are those lacunas? All of it is needed to be discussed here and we will discuss here in this lecture. इंट्रोडक्शन में आपने सीधा कह देना है कि डिस्कस द रिसेंटली गवर्नमेंट केम अप विद द न्यू फार्म लॉज टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये फार्म लॉज कौन कौन से हैं? 3 फार्म लॉज हैं। एक फार्मर्स प्रोड्यूस एग्रीमेंट लॉ, इस तरीके के जो ये 3 लॉज लाए गए हैं। तो इन 3 लॉज के बारे में सबसे पहले आपने बताना है। देन देयर शुड बी ए बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आपने सेक्टोरल कंसर्न सबसे पहले बताने हैं। मेन इश्यूज में सेक्टोरल कंसर्न्स क्या है, फार्म सेक्टर के कंसर्न्स क्या है। देखो, पहला कंसर्न है कि 86% ऑफ इंडियन फार्मर्स दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। 86% ऑफ इंडियन फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इनके जो इनकम लेवल है, इनको रेज करना काफी बड़ा एक कंसर्न है। 46% एम्प्लॉयमेंट is given by the agriculture sector but just 15% GDP share. Agriculture sector has just 15% GDP share, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका करीब 46-47% एग्रीकल्चर सेक्टर से जाता है। तो ये जो हाई एम्प्लॉयमेंट बट लो जीडीपी शेयर, इससे कहीं ना कहीं इनबैलेंस क्रिएट हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। लो इरिगेशन कवरेज इज अनदर इशू, क्योंकि इंडिया में अराउंड 12-15% ही इरिगेशन कवर है। बाकी जो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल लैंड है, कल्टिवेबल लैंड है, इट इज रेन फेड एरिया। सेकेंड कंसर्न इज स्ट्रक्चरल कंसर्न, कि क्या स्ट्रक्चरल कंसर्न है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में। These are lack of warehousing facilities. आप कोई प्रोड्यूस आपका प्रोडक्ट रहता है फार्मर का, उसको आप कहाँ पे किसी कोल्ड स्टोरेज में रखोगे, इसकी कोई फैसिलिटी नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना नहीं है। इंडिया इज ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड। मोर फोकस ऑन बफर स्टोरेज देन ऑन फूड प्रोसेसिंग। इंडिया क्या करता है कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इट बायज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बट दे डोंट फोकस ऑन फूड प्रोसेसिंग। ये सिर्फ परचेज कर लेते हैं और उसकी एक बफर स्टोरेज क्रिएट कर देते हैं और वहां पे पड़ा पड़ा वो सड़ा रहता है। तो अकॉर्डिंग टू शांता कुमार कमेटी ने कहा था कि इंडिया में जो फूड लीकेज है, इट इज अराउंड 40%। 40% ऑफ फूड इन इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम फूड लीकेज। इस लीकेज का मतलब है कि इतना फूड इंडिया में या तो वेस्ट चला जाता है या फिर कहीं
करप्शन का शिकार हो जाता है। सो 45% जो FCI ग्रेन्स हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम फूड लीकेज। और लो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है इंडिया में, क्योंकि जो ऑलरेडी इन फार्म लॉज से पहले इंडिया में फार्म एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को जो APMC मंडीज है उसके बाहर खरीदना बेचना इट वाज नॉट ऑफिशियली अलाउड, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिडल मैन वहां पे परचेज कर ही लेते थे। एक लार्ज स्केल में जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो इंडिया में अभी तक नहीं था, हालांकि इसको एड्रेस करने के लिए ये तीनों जो हमारे फार्म लॉज है इनको लाया गया है। देयर आर लीगल कंसर्न्स टू बिकॉज सम प्रोविजंस ऑफ ECA एक्ट, जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, ये क्या कहता था कि बिफोर अमेंडमेंट ये कहता था कि देयर आर सर्टेन कमोडिटीज, कुछ ऐसी खाद्य पदार्थ होंगे जिनको सरकार शेड्यूल करेगी, और जब सरकार ने उनको शेड्यूल कर दिया मतलब अपने एक लिस्ट में पब्लिश कर दिया, तो उसके बाद कोई भी प्राइवेट आदमी, कोई भी प्राइवेट फर्म उनकी जो है एक्सेसिव स्टोरेज नहीं कर सकता है, उनकी एक लिमिट से ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकता है। इससे क्या हो रहा था कि जब भी कहीं मार्केट में शॉर्टेज हुआ करती थी, सरकारें आ जाती थी, वो शेड्यूल कर देती थी कि हाँ आप गेहूं का इससे ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते हो। तो अब एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं रह जाएगा। उन्हें पता ही नहीं है कि कब सरकार हमारी जो एग्रीकल्चरल जो हमारा प्रोड्यूस है जो हमने स्टोर किया हुआ है, कब सरकार उसको शेड्यूल कर दे और हमारे को अपना पूरी स्टोरेज वो हमारे को लूज करनी पड़ जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर डिस्करेज हो रहा था, हालांकि अब इसको अमेंड कर दिया गया है। प्रीवियस APMC एक्ट्स डिस्करेज्ड प्राइवेट प्रोक्योरमेंट्स, तो ये आप सभी को पता है जो पहले APMC का मॉडल एक्ट था 2003 का, वो डिस्करेज किया करता था प्राइवेट प्रोक्योरमेंट को, इंडिया में अलॉट नहीं थी। But to address these concerns, government has come up with new statutory measures. Although farmer community has expressed their dissent over it, but they can address the concerns of the agriculture sector in following way. कि जो ये 3 फार्म लॉज आए हैं, अब इनके बारे में आप डिस्कस करिए कि किस तरीके से ये इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। पहला इज कि पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर विल बी एनकरेज्ड। Yes, there is a new model APMC Act. I mean, it has been amended. There is a amended ECA Act. It will encourage private participation. Removal of the trade fees in APMC markets will benefit farmers. पहले क्या होता था कि जो पंजाब और हरियाणा की जो APMC मंडीज थी, जो उसमें मंडी की जो APMC कमेटीज हुआ करती थी, वो 5 से 8% तक इतनी हाई APMC फीस चार्ज कर लेते थे फार्मर्स से। वो एक जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको चार्ज किया करते थे। तो आप खुद सोचिए, किसी फार्मर ने 1 लाख की वहां पे अपना प्रोड्यूस बेचा, उससे 8,000 रुपए वो APMC मार्केट वाले खा रहे हैं। तो अब क्योंकि ये फी रिमूव कर दी गई है नए APMC लॉज के तहत, तो अब फार्मर्स को इससे बेनिफिट होगा। Expansion of warehousing and food processing due to participation of private sector. इंडिया में warehousing और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी अच्छे से इस्टेब्लिश होगी अब, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इंसेंटिव होगा। सरकार अब कभी भी किसी भी फसल को शेड्यूल नहीं कर सकती है ECA एक्ट के तहत। तो इससे कहीं ना कहीं जो प्राइवेट पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल, उसको बूस्ट मिलेगा। विल बूस्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब क्योंकि जो एक थर्ड लॉ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड, वो लीगलाइज कर रहा है, लीगल एक ऑथराइजेशन दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल, कोई विलेज में कोई आदमी रहता है, उसे किसी वजह से माइग्रेट होना पड़ा शहर के लिए, उसकी जॉब लग गई। अब उसकी जो विलेज में जो उसकी लैंड थी वो तो फ्री पड़ी रहेगी, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, आइडल पड़ी रहेगी। ये तो इंडिया के लिए, खुद के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। अब वो क्या कर लेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि अब इसे लीगल रिकॉग्निशन मिल गया है, तो अब वो इस अपने लैंड के टुकड़े को किसी दूसरे आदमी को जिसे जरूरत है लैंड की, उसे दे देगा कि हाँ तुम मुझे 1 ईयर का या 5 ईयर का, इस साल तक के कॉन्ट्रैक्ट का इतना पैसा देते रहो और तुम इसमें अपनी एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज है उसको जारी रखो। दोनों के लिए इससे फायदा होगा, इकोनॉमी के लिए भी बूस्ट मिलेगा। सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी इसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा।
बट द कंसर्न्स स्टिल रिमेन देयर। जैसे इसका जो थर्ड पार्ट है जो मैंने डिस्कस किया था कि लास्ट में आप इसमें कंसर्न्स को डिस्कस करो कि क्या अभी भी कंसर्न्स है। कंसर्न्स ये है कि पहला, इशू ऑफ पेमेंट्स रिलेटेड टू ग्रीवेंस, इशू ऑफ पेमेंट्स रिलेटेड टू ग्रीवेंस रिड्रेसल। क्या हुआ है कि जो अभी मॉडल, जो अभी ये 3 लॉज पास हुए हैं, इसके अंडर अब अगर अगर किसी का पेमेंट रुक जाता है या फिर फॉर एग्जांपल किसी फार्मर ने किसी प्राइवेट प्रोक्योरर को अपना प्रोडक्ट बेचा और वो उसे पेमेंट नहीं कर रहा है, पहले था कि वो कोर्ट में जा सकता है, सिविल कोर्ट में, बट अब क्या कर दिया गया है कि द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी वुड बी एसडीएम। ठीक है, अब कोर्ट में वो केस नहीं हियर होगा, एसडीएम में होगा। उसके बाद एपेलेट अथॉरिटी होगी, हमारा जो डेप्यूटी कमिश्नर होगा। तो ये क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं है, इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं कैपिटलिस्ट के द्वारा, तो ये एक इशू है इसमें। दूसरा, एपीएमसी फीस रिमूवल विल मेक एपीएमसीज लेस कंपेटिटिव, क्योंकि पहले अब फीस लगती थी एपीएमसी मंडीज में। इससे क्या होता था कि जो एपीएमसी मंडी के जो खर्चे हैं, अपने खर्चे हैं उनके, वो इस फीस से वो पूरा कर लेते थे, जो भी उनके अपना जो वहां पे लेबर वगैरह है उनको पे कर दिया करते थे इससे। लेकिन अब क्योंकि ये फीस हटा दी है, अब वो वहां से पे कैसे करेंगे, इससे डिस्ट्रेस आ जाएगा एपीएमसी मंडी में। फियर ऑफ लूजिंग द एमएसपी इज नॉट एड्रेस्ड। अब फार्मर्स का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जो फार्मर्स को लग रहा है कि अब ये जो 3 फार्म लॉज लाए गए हैं जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया है एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट में, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा एमएसपी लूज हो जाएगा। हम प्राइवेट प्रोक्योरर को बेचेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमें एमएसपी दे। तो स्टैट्यूटरीली एमएसपी को अभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिली है। इट इज अ बिग कंसर्न। Fourth is previous experience of giving the कृषि बीमा योजना to private hands did not prove good। अब देखो क्या हुआ, जो कृषि बीमा योजना इंडिया में लाई गई थी, जो प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना थी, ये इंडिया में जिन लोगों ने इंप्लीमेंट की, जिन एजेंसीज ने इंप्लीमेंट की, ये प्राइवेट कंपनीज थी। इंडिया में एक हमारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, राइट, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो एक पीएसयू है, सरकारी कंपनी है। उसको ये टेंडर नहीं दिया गया कृषि बीमा योजना को इंप्लीमेंट करने का। प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस इंश्योरेंस हो गया, टाटा की इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, और इवन जो आईसीआईसीआई इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इनके ऐसी 4 ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज थी जो इसको इंप्लीमेंट कर रही थी। और क्योंकि ये अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुई, इसलिए जो स्कॉलर्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि हिस्टोरिक एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, हिस्टोरिक एक्सपीरियंस ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज नॉट बीन सो गुड। इसलिए चांसेस है कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये कहीं ना कहीं डिग्रेड कर देगा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को। कंक्लूजन में आप इन सब का एक निचोड़ बना सकते हो और कंक्लूजन में लिख सकते हो। आई होप आपको तीनों फार्म लॉज भी, इसमें क्या क्या दिक्कत है, ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और आपको इसी तरीके से यहाँ पे free source मिलते रहेंगे. You can subscribe to our YouTube channel and to our Telegram channel as well. You can log into our website learntube.co.in also. Let's meet in the next class. Thank you so much.